दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइट इंस्टीट्यूट में। और आज हम पर्यावरण पार्ट 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो यूपी टेट और यूपी का जो सहायक अध्यापक परीक्षा है, जिसे सुपर टेट भी बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने अब तक वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे भी देख लें, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य किसका संरक्षण एवं परिरक्षण है? ऑप्शन है आपके सामने, जैव विविधता की समृद्धि। ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता। ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी संसाधन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। आइए थोड़ा सा इस विस्तार में देखते हैं। तो पारिस्थितिकी के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य जैव विविधता की समृद्धि, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संसाधन का संरक्षण एवं परिरक्षण है। पारिस्थितिकी में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते भी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हम इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ सकते हैं, या हमसे क्या क्या सिलेबस में क्या है इकोलॉजी के, तो कोई किसी भी परीक्षा के लिए जो इकोलॉजी का सिलेबस है उसमें यही है। आप जैव विविधता, मतलब अधिक से अधिक जो जीवों में विविधता है उसको कैसे बचाए रख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की को स्थिर कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसका विघटन न होने पाए, और पारिस्थितिकी संसाधनों का अधिक से अधिक धारणीय उपयोग कैसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आहार जाल की विविधता में वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता एवं पारिस्थितिक संतुलन खाली स्थान है। तो प्रश्न है कि आहार जाल यदि बहुत ज्यादा विविध हो, आहार जाल में जो है बहुत ज्यादा विविधता हो, और वो विविधता लगातार बढ़ती जा रहे हो, तो पारिस्थितिकी तंत्र वो आपका स्थिर रहेगा या फिर उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता व पारिस्थितिकी संतुलन, ये आहार जाल की विविधता में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसको मैं समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है और 4 लोग खाने वाले हैं। तो अगर ये वन वे हुआ, ठीक है, ये वन वे हुआ, लेकिन अभी 3 लोग कमाने वाले हों, 3 लोग कमाने वाले हों और खाने वाला एक हो, तो क्या होगा? अब इस व्यक्ति के पास ज्यादा ऑप्शन है पैसे ले खर्च करने के या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के। मतलब आपके पास एक से अधिक स्रोत हैं भोजन के, तो आप भोजन के प्रति अधिक निश्चिंत रहेंगे, और तब आप जो है कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, या फिर आप पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने और स्थिर रखने में मदद करेंगे। अपने घर को आगे बढ़ाने में, अपने घर को, आपके घर में शांति रहेगी, इस तरह से समझिए। ठीक है, ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के जितने ज्यादा विकल्प होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थिर और संतुलित रहता है। तो संतुलन से बढ़ता है इसका, आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निकेय शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो निकेय शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था ग्रीनल ने। ग्रीनल ने सर्वप्रथम निकेय या इकोलॉजिकल निकेय शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजिकल निकेय, ये स्पेलिंग भी याद रखिएगा। इसे एक और शब्द बोलते हैं कर्मता। निकेय को कर्मता भी बोलते हैं, और 1997 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रीनल के द्वारा। और होता क्या है, निकेय अंतिम वितरण इकाई है जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रजाति अपने संरचनात्मक और सहज सीमा बंधनों द्वारा स्थापित रहती है। सामान्यतः समान प्रदेश में कोई दो प्रजातियां लंबे समय तक समान पारिस्थितिकी निकेय में नहीं रह सकती हैं। इसको एक मैं साधारण एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए 2 फैक्ट्रियां हैं और दोनों ही बिस्किट बनाती हैं। तो और एक ही शहर में दोनों फैक्ट्रियां हैं, दोनों को इसी शहर में बिस्किट बेचना है। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इनमें से जो अपनी क्वालिटी मेंटेन रख पाता है और दाम को संतुलित रख पाता है, दाम को कम रख पाता है, वो सरवाइव करता है, और दूसरा वाला फैक्ट्री बंद कर देता है। ये थोड़ा सा हो सकता है 2 साल बाद भी हो जाए या 10 साल बाद भी हो जाए, लेकिन ये ज्यादा देर चलता नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में 2 प्रजातियां हैं और दोनों के भोजन का स्रोत वही है, दोनों एक ही स्रोत पर आश्रित हैं,
तो ये दो प्रजातियां साथ में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। यही यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। यहाँ पर लिस्ट दी गई है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा आयरन 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, सल्फर 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1% पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व सर्वाधिक उपलब्ध है? यहाँ पर दो बार आ गया सबसे ज्यादा सर्वाधिक। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो पिछला प्रश्न था, थोड़ा सा दोनों प्रश्न में अंतर समझ लीजिए। भूपर्पटी पर, भूपर्पटी क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो ये सबसे ऊपरी लेयर है ये है भूपर्पटी, ठीक है। पूरी पृथ्वी का पृथ्वी हम जानते हैं गोल है, और पूरी पृथ्वी का जो भूपर्पटी है वो अधिकतम 30 किलोमीटर गहरी तक पाई जाती है भूपर्पटी। अगर हम सेब से पृथ्वी की तुलना करें तो ये पृथ्वी सेब के छिलके जितना भाग बनेगा, ठीक है। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा आयरन होता है। और संपूर्ण पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। आइए देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर आयरन 6%, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2.4%, एल्यूमिनियम 8%, पोटेशियम 2.3% और सोडियम 2.1% मिलता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑक्सीजन संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में 46% पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। एक भूपर्पटी पे पूछ रहा है और अगला प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? ऑप्शन है ए जैवीय घटक, बी अजैवीय घटक, सी भू आकृतिक घटक, डी निम्न में से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो ऑप्शन है इनमें से सभी। पर्यावरण जैवीय, अजैवीय व भू आकृतिक घटकों से मिलकर बनता है। तो जैविक घटक में क्या है? हम सब आ गए, सारे प्राणी आ गए, जितने भी जीवित हैं सब। अजैवीय घटक में क्या है? आपके मृदा है, जल है और वायु है, वायु, ये सभी अजैविक घटक हैं। और फिर भू आकृतिक घटक क्या है? तो जो जमीन की बनावट है आसपास की, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, नदियां हो गई, घाटियां होगी, ये सभी भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। किसी विशेष स्थान पर पदार्थों के अपक्षय से बनी मृदा क्या कहलाती है? तो किसी विशेष स्थान पर पदार्थों के अपक्षय से बनी मृदा अवशिष्ट मृदा कहलाती है। अवशिष्ट मृदा, देखिए, अवशिष्ट मृदा किसी विशेष स्थान पर पदार्थों के अपक्षय से बनी होती है। अपरदित मृदा किसे कहते हैं? यदि ये जो अवशिष्ट मृदा है ये किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरी जगह पर चली जाए तो इसे अपरदित मृदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिमालय पर चट्टान टूटी, ठीक है, तो ये वहां पर अवशिष्ट मृदा है, लेकिन पानी इसे बहा के नदी में ले गया और नदी इसे बहा के ले आई और मैदानों में फैला दी, तो अब ये अपरदित मृदा कहलाएगी, ठीक है। तो ये होता है दोनों में अंतर। और ये अपरदित मृदा ये जो है चार तरह की होती है। नंबर एक जलोढ़ मृदा, जो मैंने उदाहरण दिया, नदी द्वारा अगर बहा के लाया है तो उसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, बागल और खादर, ठीक है। फिर है मिश्रित मृदा। तो मिश्रित मृदा, मान लीजिए चट्टान कहीं ऊंचाई पर टूटी और नीचे आ गई, तो गुरुत्व के द्वारा अगर ये आई है तो वो मिश्रित मृदा कहलाती है। फिर वातोड़ मृदा, तो वातोड़, वात का मतलब होता है वायु, तो वायु द्वारा अगर उड़ा के लाई गई है मिट्टी तो ये वातोड़ मृदा होगी। फिर है हिमनदीय मृदा, ये भी हिमालयी क्षेत्रों में होता है जब मृदा को हिमनदी बहा के साथ लाए। तो ये जो अपरदित मृदा का नाम है वो उस माध्यम के ऊपर निर्भर करता है जिस माध्यम के द्वारा वो अवशिष्ट मृदा से अपरदित हुई है, ठीक है। निम्न में कौन मृदा संगठक है? अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो मृदा संगठक ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी है, यहाँ ऑप्शन सही होगा। इनके अलावा भी कई सारे तत्व होते हैं, आइए देखते हैं। मृदा संगठन में ये सारे तत्व काम करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि विभिन्न प्रकार के खनिज हो गए, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
तो ये सारे जो है कार्बनिक पदार्थ हैं। फिर कार्बनिक पदार्थ तो विभिन्न जीवों के जो जैव अपशिष्ट होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ का काम करते हैं। जैसे पत्ती गिर के सड़ जाती है मिट्टी में, मिट्टी बन जाती है, मिट्टी का भाग बन जाती है, तो वो कार्बनिक पदार्थ है। फिर मृदा जैविक पदार्थ है। तो मृदा जैविक पदार्थ में वे जीव होते हैं जो मृदा में रहते हैं, जैसे छछूंदर हो गई, तमाम तरह के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गए। और फिर है मृदा जल। तो मृदा जल 4 तरह से उपस्थित रहता है मृदा में। एक है केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल, संयुक्त जल और जलवाष्प। इसके विषय में हम किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे कि कल या परसों में मैं आपके लिए निकेय, जो अभी मैंने इकोलॉजिकल देख लेते हैं, जो अभी हम इकोलॉजिकल निकेय ना, इकोलॉजिकल निकेय कर्मता, इस पर जो है एक डिटेल वीडियो आपके लिए कल या परसों में लेके आऊंगा। उसमें एमसीक्यू नहीं होगा, सिर्फ निकेय के बारे में बात की गई होगी। ठीक है, तो वैसे ही मृदा जल के बारे में भी एक दिन डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। फिर है मृदा विलयन। मृदा विलयन क्या है? जब जल है और मृदा में अकार्बनिक पदार्थ हैं तो वे जल कर जो है वे दोनों मिलकर कुछ विलयन बनाते हैं, इन्हें मृदा विलयन बोलते हैं। फिर है मृदा वायु। तो मृदा वायु हवा, कुछ वायु जो है जीवों के लिए किस विभिन्न तरीकों से मृदा के अंदर प्रवेश कर जाती है और जीव उसका प्रयोग करके उसमें जीवित रहते हैं, तो वह है मृदा वायु। अगला, खनिजीकरण क्या है? खनिजीकरण, ऑप्शन ए अयस्क का निष्कर्षण। हम जानते हैं कि खनिज से अयस्क निकाले जाते हैं। बी, ह्यूमस का खनिजों व कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना। सी, जल से खनिज की अशुद्धियों को दूर करना। डी, आरओ वाटर में खनिज मिलाना। तो यहाँ सही उत्तर है ह्यूमस का, पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ह्यूमस का खनिजों व कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना, ये खनिजीकरण कहलाता है। ह्यूमस का खनिजों व कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटना खनिजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मृदा जीव निम्न में से क्या नहीं करते? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर ह्यूमस का निर्माण, पोषक चक्र का क्रियान्वयन, मृदा को दूषित करते हैं। तो मृदा जीव जो है ये तीनों काम करते हैं, मृदा को दूषित नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी वो कुछ काम करते हैं, आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। तो मृदा जीव जो होते हैं वो ये निम्न काम करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, पोषक चक्र का क्रियान्वयन करते हैं। पोषक चक्र, मृदा जो है ये मृदा जीव क्या करते हैं, ये पदार्थों का अपघटन करते हैं, फिर वो उस अपघटित पदार्थ का प्रयोग पौधे करते हैं और उत्पादन करते हैं सूरज की रोशनी में, और फिर उपभोक्ता उन्हें आके खा लेता है। इस प्रकार से ये पोषक चक्र आरंभ होता है। मृदा वातन में सहायता, तो मृदा में जो वायु है उसके स्थिरीकरण में, उसको मृदा के अंदर लाने में, ताकि सूक्ष्म जीव जीवित रहें, इसमें सहायता करते हैं। हानिकारक रसायन को कम करने का कार्य करते हैं। मृदा वातन में सहायता कैसे? जैसे मान लीजिए छछूंदर है, चूहे हैं, ये मृदा के अंदर चट्टानों में छेद कर देते हैं, तो हवा इससे प्रवेश कर जाती है, और फिर जो अन्य जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं हानिकारक रसायन को कम करने में। तो ये जीव जो हानिकारक रसायन है उन्हें दूसरे सरल रसायनों में तोड़ देते हैं। फिर मृदा जनित रोग का कारण भी बनते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, मृदा जीव जो होते हैं ये मृदा जनित रोग का कारण बनते हैं, इसीलिए मिट्टी खाने पर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। टेट और सुपर टेट के साथ ही यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। साइनिंग आउट।